हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग भारतीय जलवायु में अब हम लोग आगे बढ़ करके समझेंगे किस प्रकार से भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जेट स्ट्रीम जो परिकल्पना है वो किस प्रकार से कार्य करती है। इससे पहले हमने देखा था, हम पढ़ रहे हैं क्या, भारतीय जलवायु, जिसको हमने उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा था। इस मानसूनी जलवायु को समझने का हम प्रयत्न कर रहे थे और मानसूनी जलवायु में मानसून को समझते हुए हमने क्या देखा था, लास्ट क्लास में हमने तापीय संकल्पना को समझी थी कि क्या कहता है थर्मल कॉन्सेप्ट, और हमने थर्मल कॉन्सेप्ट के कुछ क्या है, कुछ उसमें कमियां देखी थी। क्या देखा था हमने, पहला तो हिमालय के बारे में देखा था, हिमालय वहां पर क्या उसको नेग्लेक्ट किया गया। दूसरा हमने देखा था तिब्बत के पठार को, विश्व के छत को नेग्लेक्ट किया गया था। तीसरा उसमें जेट स्ट्रीम जो धाराएं हैं उनको नेग्लेक्ट किया गया था। तो आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि मानसून की उत्पत्ति और विकास से संबंधित जो जेट स्ट्रीम जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उससे संबंधित बात। ठीक है, हमारे पास में जो तापीय परिकल्पना है ये हमने पढ़ लिया और उम्मीद करता हूं ये आपको समझ भी आ गया होगा और आपने उसका नोट्स बना लिया होगा। जितने लोग भी ये नहीं देखे हैं और सीधा हम लोग हमारे इस सेकंड टॉपिक पे आ चुके हैं, कहां पर, जेट स्ट्रीम परिकल्पना में, वो ऐसी गलती ना करें, कल का लेक्चर पहले देख लेवे फिर यहां आवे जेट स्ट्रीम परिकल्पना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैं कल से रिलेट करके बतलाऊंगा, तो आप बिल्कुल लास्ट लेक्चर पहले देख करके आइएगा। तो जेट स्ट्रीम परिकल्पना क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, कल हमने तापीय परिकल्पना समझा था और तापीय परिकल्पना को समझने से पहले मैंने कहा था कि हमको कुछ बेसिक जानकारी चाहिए होती है। वैसे ही जेट स्ट्रीम को जानने के लिए हमें कुछ बेसिक बातों के बारे में ज्ञान अवश्य होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि ITCZ क्या होता है। दूसरी बात हमें पता होना चाहिए कि ये जेट स्ट्रीम खुद होता क्या है। भाई जेट स्ट्रीम परिकल्पना हमको जानना है तो जेट स्ट्रीम क्या होता है हमको पहले वो जानना पड़ेगा। तीसरा हमें जानना होगा फेरल का नियम क्या है, और यहीं पर मैं कहूंगा कि फेरल का नियम कल मैंने इसको आपको बतला दिया है, तो फेरल का नियम तो हमको समझ में आ रहा है। चौथी चीज जो हमें जाननी है वो है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का क्या रिलेशन, कि किस प्रकार से तापमान बढ़ने से क्या होता है, दाब कम होता है। और इस वजह से हमें पता है कि जहां प्रेशर कम होगा और यहां पर प्रेशर अधिक है, तो अधिक प्रेशर से जो हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या होती है, पवनें चलती है। इन सब बातों को हमको जानना है। तो लास्ट लेक्चर तक हमने इस चीज को जान लिया है और इस चीज को जान लिया है कि कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर में क्या होती है, पवनें चलती हैं। ये भी हम लोग कल समझ चुके हैं। फेरल का नियम क्या कहता है ये भी हम लोग समझ चुके हैं। फेरल के नियम के साथ यहां पर मैं एक और शब्द प्रयोग करूंगा, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल, तो हम सब जानते हैं ये कोरियोलिस बल क्या है और ये पवनों की दिशा पर किस तरीके का प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं ITCZ क्या होता है। ये ITCZ के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी हम जानते हैं ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मैं 0 डिग्री यहाँ ऐसा कुछ बना लेता हूँ, मैं यहाँ कहीं पर 23.5 डिग्री बना लेता हूँ उत्तरी, जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, और यहाँ कहीं पर मैं बना लेता हूँ क्या, दक्षिणी 23.5 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझिएगा, अगर देखा जाए तो वास्तविक रूप से, है ना, अगर हम देखा जाए तो वास्तविक रूप से, मानक रूप से सूर्य के आभासी किरणों का उत्तरायण 23.5 डिग्री तक होता है और इसके आभासी किरणों का दक्षिणायण 23.5 डिग्री तक ही होता है। ठीक है, दोनों में ही 23.5 डिग्री तक होता है। आभासी किरण क्यों कह रहा हूं, कल मैंने बतलाया था, है ना, वास्तविक रूप में सूर्य ऊपर नीचे नहीं होती है दोस्तों, वो क्या है, पृथ्वी ऐसा टिल्टेड है जिसकी वजह से हमको ऐसा आभास होता है। इसलिए मैं कहता हूं सूर्य की आभासी किरणों का लंबवत होना। तो सूर्य की आभासी किरणें लंबवत होती हैं 23.5 डिग्री तक, परंतु केवल और केवल 23.5 से लेकर के 23.5 मकर, ये क्षेत्र केवल क्या है, ये क्षेत्र केवल उष्णकटिबंधीय नहीं कहलाता। उष्णकटिबंधीय हम जानते हैं, हम यहां से लेकर के क्या 30 डिग्री तक और यहां कहीं पर भी 30 डिग्री तक को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की श्रेणी में लेते हैं। होता क्या है, ये जो क्षेत्र है, इसमें इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है इसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने के कारण इसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बन जाता है क्या, ये बन जाता है लो प्रेशर एरिया, और ऊपर का क्षेत्र बन जाता है क्या, हाई प्रेशर एरिया। कैसे बनता है ये समझिएगा। जैसे कि ये हो गया क्या हमारा 30 डिग्री नॉर्थ और ये क्षेत्र हो गया क्या हमारा 30 डिग्री साउथ। अब यहां पर
ये जो क्षेत्र है दोस्तों, हमको पता है कि ये जो क्षेत्र है इसमें क्या है, पवनें इस दिशा की ओर गति करती हैं, पवनें इस दिशा की ओर गति करती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चूंकि ये क्या है 0 डिग्री का एरिया है, ये क्या है 0 डिग्री अक्षांश है, अर्थात ये क्या है विषुवत वृत्त है। तो विषुवत वृत्त में क्या होता है, विषुवत वृत्त में क्या होता है कि सदैव यहाँ पर क्या रहेगा, सौरिक जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा होगी। और सौरिक ऊर्जा के अधिक होने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें जब यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तापमान ज्यादा होने के कारण लो प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर हो गया टेम्परेचर बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से क्या बन गया, ये बन गया लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट बनने के कारण हम यह पाते हैं कि ये जो क्षैतिज पवनें हैं वो क्या होती हैं, ये क्षैतिज पवनें इस ओर बढ़ने का प्रयत्न करती हैं। ये दोनों ही दिशाओं से क्षैतिज पवनें बढ़ने का कोशिश करती है। हमने इसको देखा था, कुछ इस तरीके से पवनें आ रही होती थी, लास्ट क्लास में हमने देखा था, और कुछ इस तरीके से पवनें आ रही होती थी। ठीक है, तो ये जो पवनें हैं दोस्तों, ये जो पवन है इनकी ऐसे दिशा होने का कारण क्या है, कोरियोलिस बल है ना, हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में इसको। तो ये जो पवन है, आपको ये महसूस होगा कि ये दोनों के दोनों आकर के क्या होंगे, एक जगह पर आकर के क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, एक जगह पर आकर के मिल जाएंगे। परंतु दोस्तों ऐसा होता नहीं है, ये मिल के भी मिल ना सके वाली कहानी है। तो यहां से हमको क्या मिलता है, यहां से हमको अब अजब पवन की गजब कहानी मिलती है। ये जो क्या है पवनें हैं, ये ऊपर की ओर उठना आरंभ हो जाती हैं। ये पवनें अब क्या होती हैं, ऊपर की ओर उठनी आरंभ हो जाती है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, और ये जो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है दोस्तों, इस शब्द को समझते हैं, अंतः उष्ण शब्द को समझते हैं, तो यहां पर हमें क्या देखने मिलता है, ये जो जगह है, ये जगह क्या हो जाता है, यहां पर सौरिक ताप अधिक होने के कारण, यहां पर सौरिक ताप अधिक होने के कारण, टेम्परेचर अधिक होने के कारण जैसे जैसे पवनें इस ओर आती हैं उनको सौरिक ऊर्जा ज्यादा मिलती है, उनका तापमान बढ़ता है, और जैसे ही उनका तापमान बढ़ता है ये जो पवनें हैं ये ऊपर की ओर जाने लगती हैं। इनके ऊपर की ओर जाने की वजह से यहां पर रिक्तता का क्षेत्र बनता है। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये रिक्तता का क्षेत्र बनता है, और जब ये रिक्तता का क्षेत्र बनता है, रिक्तता का क्षेत्र अर्थात ये क्या बनता है, ये लो प्रेशर बेल्ट बनता है, और ये और ज्यादा क्या करते हैं, पवनों को अपनी ओर खींचती हैं। और खींचने के साथ क्या होता है, जब ये पवनों को अपनी ओर खींचती हैं, इसे ही हम कहते हैं क्या, अभिसरण। इसे ही हम क्या कहते हैं, अभिसरण। अभिसरण का तात्पर्य क्या है, मिलना। और इस संपूर्ण क्षेत्र मिलती, देखो अगर ये मिल करके एक बिंदु में आकर के अगर ये मिलती तो बिंदु को हम क्षेत्र नहीं कहते ना। देखिए यहां पर एक स्पेशल, यहां पर एक स्पेस बन रहा है, ये एक स्पेस बन रहा है, अर्थात मैं बात कर रहा हूं किसकी, मैं इस स्पेस की बात कर रहा हूं, मैं इस स्पेस की बात कर रहा हूं। तो ये जो स्पेस है दोस्तों, ये जो क्षेत्र जो हमको बना, ये जो जोन ये जो बना, यही कहलाता है क्या, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण अर्थात मिलना किसका मिलना, ये जो दो पवनें हैं इनका मिलना। कौन सी दो पवनें, तो ये उष्ण कटिबंधी पवनें हैं, और ये अंतः उष्ण कटिबंधी कहा है। अंतः शब्द को समझो, अंतः का मतलब क्या होता है, जैसे दो स्कूल के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है, इंटर स्कूल कंपटीशन हम कह देते हैं, है ना, दो अलग अलग बॉडीज हैं, दोनों क्या हैं, अलग अलग बॉडीज हैं। एक ही बॉडी के दो अलग अलग पार्ट में अगर क्या होता है, कंपटीशन होता है। जैसे कि एक स्कूल के अंतर्गत अगर दो हाउसेस के बीच में अगर कंपटीशन हो रहा है, वो क्या कहलाता है, एक ही स्कूल के दो हाउस के बीच में कंपटीशन, तो वो इंट्रा हाउस कंपटीशन कहलाएगा, सॉरी इंट्रा स्कूल कंपटीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, इंट्रा स्कूल। एक स्कूल के अंतर्गत की दो जो बॉडियां हैं, उन दो बॉडीज के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, तो वो कहलाएगा इंट्रा स्कूल कंपटीशन। लेकिन अगर हाउस के नजरों से आप देखो तो क्या कहलाता है, इंटर हाउस कंपटीशन। अगर दो अलग अलग, कहने का तात्पर्य दो अलग अलग बॉडी का आपस में मिलन हो रहा है, तो ये इंटर शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर एक ही बॉडी के दो अलग अलग पार्ट के बारे में अगर बात होगा तो वो इंट्रा कहलाता है। यहां पर यह कहने का तात्पर्य है कि ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फेयर है, और ये क्या है, ये साउथ हेमिस्फेयर है। तो यहां पर इन दोनों के ही अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली पवनों का क्या हो रहा है, यहां पर इन दोनों ही क्षेत्र से अलग अलग तरीके से आने वाली पवनों का क्या हो रहा है, यहां पर मिलन हो रहा है। भले ही वो मिल नहीं सक रहे हैं, लेकिन यहां पर उनका अभिसरण हो रहा है, इसलिए कहलाता है क्या, अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र। और यहां पर दोस्तों ये पवनें मिलती नहीं है, ये ऊपर चली जाती हैं। ऊपर जाकर के क्या करती हैं, खूब सारे बादल बनाएंगी, और बादल बना करके क्या होते हैं,
देखो ये चीजों को अब मैं आपको जोड़ूंगा, जब मैं चक्रवात पढ़ाऊंगा तो यही सारी चीजों को मैं फिर से बतलाऊंगा कि यहाँ पर ये क्या हुआ, और यहाँ पर ये चक्रवाती या प्रति चक्रवाती दशा का निर्माण करती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, अधिकांशतः ये जो विषुवत वृत्त है, विषुवत वृत्त में बहुत ज्यादा गर्मी भी होता है, लेकिन गर्मी के साथ साथ यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में वर्षा भी होती है। लगभग डेली यहाँ पर वर्षा होने लगती है। सुबह सुबह जैसे ही उठे तो वहां पर क्या लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा सुहावना मौसम, जैसे जैसे दिन बढ़ता चला जाता है भयंकर गर्मी, 12 बजे बहुत गर्मी, 2 बजे तक एकदम ज्यादा उमस वाली गर्मी, और जैसे ही 4 बजता है तो वहां पर क्या होने लगती है, खूब सारी वर्षा होने लगती है। इसीलिए इसको ये जो ITCZ है दोस्तों, ITCZ में ये जो क्षेत्र हमारा निर्माण हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है, लो प्रेशर बेल्ट जो बन रहा है, इसको हम लोग डोल्ड्रम शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम लोग डोल्ड्रम शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसी को 4 o'clock जोन भी कहा जाता है, इसी को 4 o'clock जोन भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग 3 से 4 बजे के बीच में यहाँ पर डेली क्या होती है, रोजाना यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती रहती है। ठीक है, तो ये सब खैर अलग चीजें हैं, हमको ये अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र को समझना था। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनती है, गर्म हो जाता है, गर्म की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनता है, पवनें मिल नहीं पाती, ऊपर चली जाती हैं। ये सारा खेल अब हमारे पास परिवर्तनशील ये हमको देखने को मिलता है। ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील क्यों कहा मैंने, क्योंकि सौरिक जो ताप है, सौरिक जो ऊर्जा है, वह भी तो परिवर्तनशील है। हमने पढ़ा है कि सूर्य की किरणों का आभासी किरणों का उत्तरायण होता है, आभासी इनका दक्षिणायन होता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे सूर्य की किरणें जून के महीने में क्या होंगी, उत्तरायण होंगी, हमें यह देखने मिलेगा कि ये जो ITCZ है, ये जो ITCZ है, ये ITCZ कुछ ना कुछ तरीके से उत्तरायण होगा। मैं बाद में इस शब्द का प्रयोग करूंगा, आपको ये सारी चीजें अभी से याद हो जानी चाहिए कि ये जो ITCZ है दोस्तों, ये जून के महीने में क्या होता है, जून के महीने में ITCZ का उत्तरायण होने लगता है। और जैसे ही दिसंबर आता है, दिसंबर हमको पता है दिसंबर में सूर्य की किरणें इस ओर लंबवत प्रतीत होती हैं, और इस कंडीशन में ITCZ क्या होता है, इसका भी दक्षिणायन होता है। अर्थात ITCZ, जिसको मुख्य रूप से कहा जाता है कि 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिणी के मध्य है, परंतु ये सत्य नहीं है। ये क्या है, ये वास्तव में अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये मूव करता रहता है ऊपर और नीचे, किसके साथ, सूर्य की आभासी लंबवत किरणों के साथ में। ये हमको समझ में आ गया। तो ITCZ क्या होता है, वह क्षेत्र जहां पर दोनों ओर से वायु आकर के मिलती है। कुल मिलाकर के जब भी अब मैं ITCZ कहूं, जब भी मैं डोल्ड्रम कहूं, तो आपको समझ जाना है ये कैसा क्षेत्र है, ये एक लो प्रेशर बेल्ट है जहां पर पवनें इसकी ओर आएंगी। बस इतनी बात को आपको समझ लेना है। दूसरा शब्द है जेट स्ट्रीम। आइए अब जेट स्ट्रीम शब्द को समझते हैं। जब ये जेट स्ट्रीम हमको समझ में आ जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट ही हमारे क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है। अच्छा, आप लोग सबके सब आजकल शाम में जाते होंगे मस्त डोसा वोसा खाने के लिए, सबके सब आप लोग डोसा खाते ही होंगे, है ना। अरे सर क्या सीजन याद दिला दिए, लॉकडाउन के बाद से तो ऐसा कुछ संभव हुआ ही नहीं है। ठीक है, चलो लॉकडाउन से पहले का जीवन अपना याद करो, जहां पर आप लोग देखे थे डोसा बनाते हुए खाते। देखो मैं बहुत बड़ी बड़े होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, गली चौपाटी की। तो चौपाटी में जब आप डोसा ऑर्डर देते हो तो वहां पर आप देखते होगे क्या होता है कि वो जो गर्म उसका जो तवा है, वहां पर वो क्या करता है, जैसे ही पानी उसने मारा, पानी मारते साथ हमको ऐसा दिखलाई पड़ता है कि वहां पर एक बहुत छन्न की आवाज आती है और बहुत सारा वहां पर वाष्प दिखता है क्या वो चीज, समझिएगा बात को। ये आपने देखा, समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। अब समझना होता क्या है कि वो जो गर्म तवा है, उस तवे के ऊपरी सतह में जो वायु है वो क्या है, वो जो वहां पर वायु है वो क्या है, गर्म है, गर्म वायु है। जैसे ही वहां पर ठंडा पानी डाला जाता है तो ठंडा पानी डालते साथ में उस पानी का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। पानी का वाष्पीकरण होता है, अर्थात वहां पर वाष्पीकरण के साथ ही शीतलन शब्द जुड़ा हुआ है। आखिरी कक्षा लास्ट क्लास देखो, पूरा का पूरा जलवायु, ये ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैं आपको नदी पढ़ा रहा हूं, मैंने सिंधु पढ़ा दिया तो आप गंगा पढ़ रहे हो, जिसका सिंधु छूट गया वो गंगा भी समझ लेगा, चलेगा नहीं। जलवायु में जो लास्ट लेक्चर है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक से लेकर के कंटिन्यूअसली देखना है आपको, है ना। तो ये शीतलन की प्रक्रिया क्या है, अब जैसे ही वाष्पीकरण होता है वहां पर शीतलन की प्रक्रिया आरंभ होती है। मतलब अब वहां पर कुछ ठंडी हवाएं भी है,
जब जब ये गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं, तब वहां पर एक विशेष प्रकार की क्या होती हैं, वायु पवन की धारा का क्या हो जाता है, विकास होता है। और ये जो पवन की धारा है वो बहुत आड़ी तिरछी तरीके से चलने लगती है। ये आड़ी तिरछी तरीके से चलती है, साथ ही साथ एक और प्रक्रिया वहां पर होती है। आप देखोगे कि इतना ज्यादा गर्म वो महसूस हो रहा होता है, लेकिन वहीं पर कुछ पानी की बूंदें क्या होती हैं, तवे में जम जाती हैं। तवे में जम जाती है, इधर उधर हिलने लगती है। वो जो पानी की बूंदें हैं वास्तव में क्या है, वो वाष्पीकरण के द्वारा बाद में संघनन की प्रक्रिया से बनी हुई पानी की बूंद है। संघनन की प्रक्रिया से बनी हुई पानी की बूंद है, वाष्पीकरण के द्वारा हुई है। अर्थात उस पानी की बूंद में क्या है, गुप्त ऊष्मा है। और जिस भी चीज में गुप्त ऊष्मा है, इसका मतलब उसका तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि उसका तापमान ज्यादा है, इसका मतलब उसका क्या होगा, वायु दाब कम होगा। और उसका वायु दाब अगर कम है तो आसपास की पवनें उस वाटर ड्रॉपलेट में आने का, घुसने का प्रयत्न करेंगी। और इस प्रयत्न में वो सभी की सभी जो पवन जो है वो उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगेंगी। यही कारण है कि जैसे ही पानी डाला जाता है वहां पर छन्न का आवाज आता है और वहां पर बहुत सारे गैसियस फॉर्म में हमको क्या दिखते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं दिखने लगते हैं। समझ में आ गया चीज कि क्या होता है। बेसिकली यहां पर हमको क्या समझ में आया, एक तो पानी की बूंद जिसमें क्या है, गुप्त ऊष्मा है। गुप्त ऊष्मा अर्थात वहां पर अंदर में तापमान ज्यादा, प्रेशर कम, इस वजह से आसपास की पवनें उसमें घुसने का प्रयत्न करेंगी और चक्रवाती या प्रतिचक्रवाती दशाओं को उत्पन्न करेंगे। बहुत छोटी मात्रा में होता है, हमको समझ नहीं आता, उसको बड़ी मात्रा में अभी हम लोग समझेंगे। एक और चीज जो हमको, दूसरी बात जो हमको समझ में आई, वो क्या समझ में आई कि यहां पर दो अलग अलग प्रकार के गुणधर्म वाले पवनों का क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। और दो अलग अलग प्रकार के गुणधर्म वाले पवनों के मेल के कारण एक नई पवन का निर्माण हो, जो विसर्पण प्राप्त करती है, जो जिगजैग मोशन में मूव करती है। कैसे गुणधर्म, एक गर्म है, एक ठंडी है। यही होता है दोस्तों जेट स्ट्रीम के साथ। यही क्या होता है, जेट स्ट्रीम के साथ होता है। जेट स्ट्रीम के बारे में समझिएगा, वास्तव में जब भी एक तरफ से क्या है, कोई ठंडी पवन आती है, यहां से समझिए कोई ठंडी पवनें आ रही हैं, और उसी दौरान इस क्षेत्र से कोई गर्म पवनें आ रही हैं। ऐसा भी स्थिति निर्मित होता है पृथ्वी में। यहां से क्या हो रही हैं, कुछ गर्म पवनें आ रही हैं। तो यहां पर ये जो गर्म पवनें और ठंडी पवनें हैं, ये दोनों यहां पर मिलती हैं और मिलते हुए यहां पर क्या करती हैं, वाताग्र का निर्माण करती हैं। यहां पर ये वाताग्र का निर्माण करती हैं और इसी दौरान में क्या होता है, यहां पर ये जो पवनें हैं ये इस तरीके से जिगजैग मोशन में मूव करने वाली क्या है, एक जेट स्ट्रीम का निर्माण करती हैं। ये क्या करती हैं, जेट धारा का, जेट स्ट्रीम का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से जेट स्ट्रीम बनता है। कैसे बनता है जेट स्ट्रीम, तो दोनों ही चीजें, एक ठंडी पवनें आई, इधर से गर्म पवनें गई, और ये दोनों के दोनों क्या हो रही है, वहां पर मिल करके नया एक जिगजैग मोशन बना रही है। उत्पन्न होने की प्रक्रिया समझ में आ गई। अब जेट स्ट्रीम के बारे में एक छोटा सा चीज ध्यान में रखना कि हमारी पृथ्वी में जेट स्ट्रीम के मोशन को लेकर के आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी ग्रीष्म काल होगा, ठीक है, कब की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एक तो ग्रीष्म काल की। तो ग्रीष्म ऋतु में हमें यह देखने मिलेगा कि ये जो जेट स्ट्रीम है, इनकी जो दिशा है ये दक्षिणायन होने लगती है। जेट स्ट्रीम क्या होती है, दक्षिणायन होती है। सिंपली इसको आप समझ सकते हो, दक्षिणायन क्यों होती है, क्योंकि यहां पर सूर्य के लंबवत किरणों का क्या हो रहा है, आभासी दक्षिणायन हो रहा है। सूर्य के लंबवत किरणों के आभासी दक्षिणायन होने के साथ साथ ये जो जेट स्ट्रीम है ये भी क्या होने लगती है, दक्षिणायन होने लगती है। ये जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय के ऊपर ये बहने लगती है। क्लियर है बात। वहीं जब हम देखते हैं कहाँ, शीत ऋतु में, तो शीत ऋतु में समझिएगा, शीत ऋतु में यदि ये हमारा क्या है, हिमालय है, तो यहां पर ये जो जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम के कुछ हिस्से का क्या होता है, कुछ तो ऊपर चला जाता है और इसके कुछ हिस्से का क्या होता है, मैं यहां पर गलती से गलत शब्द प्रयोग करा था। इसका क्या होता है, उत्तरायण होता है, और शीत ऋतु में इसका क्या होता है, दक्षिणायण होता है। ठीक है, चलो, ऊपर की ओर जा रहा है, उत्तरायण होता है, और यहां पर शीत ऋतु में क्या होता है, इसका दक्षिणायण होता है। ठीक है, यहां पर नोट्स जो लोग बनाए थे थोड़ा सा रुक जाओ और दोबारा से समझ लो कि ग्रीष्म ऋतु में ये ऊपर की ओर जाती है, मतलब उत्तरायण होता है, और जो नीचे शीत ऋतु में ये नीचे की ओर चली जाती है, मतलब इसका क्या होता है, दक्षिणायन। क्यों होता है वो मैं बतलाऊंगा थोड़ी देर में आपको सब चीज समझ में आने वाला है।
तो ये हमको जेट स्ट्रीम के बारे में एक चीज समझ में आ गई। ठीक है, क्यों होता है बताता हूं। फेरल का नियम हमको समझ में आ गया और ये टेम्परेचर प्रेशर के बीच में रिलेशन समझ में आ गया। यदि हमें इन सब के बारे में पता चल गया, हमें इन चारों चीजों के बारे में पता चल गया, तो हमारा अब बेसिक फंडा जो है, जेट स्ट्रीम जो परिकल्पना है, उसके लिए जो बेसिक फंडा चाहिए था वो हमारे दिमाग में अब बैठ चुका है। तो इतना ज्ञान लेने के बाद में अब आप सभी चूंकि ज्ञानी पुरुष हो चुके हो, तो आप सभी ज्ञानी पुरुष के सामने अब मैं ये जो जेट स्ट्रीम परिकल्पना है वो क्या कहता है वो बतलाना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन जेट स्ट्रीम परिकल्पना को समझने के लिए आपको अपने सभी ज्ञान को ताक पे रख कर सिर्फ मेरे साथ भारत के निवासी हैं आप लोग, भारत में कब कब किस तरह का मौसम देखने को मिला उस पर एक बार हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे एक वर्ष में उम्र के इस पड़ाव तक आते आते आप सभी समझ चुके होंगे कि इस पूरे एक वर्ष में अगर मैं इस वर्ष में देखूं तो भाई 20-22 साल, 25 साल, कई लोग तो 30 साल भी हो गए, कोई 35 होगा, तो इतने उम्र तक आते आते आपने अपने जीवन काल में कोई एक साल तो पूर्ण रूप से अच्छे से अनुभव किया होगा कि कब कब किस किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। तो हम समझने का प्रयत्न करते हैं वास्तव में भारत में हम लोग को कितनी ऋतुएं देखने मिलती हैं। तो अगर देखा जाए तो केवल दो तरीके की ऋतु होती है, या तो ग्रीष्म ऋतु या तो शीत ऋतु। और ये जो ग्रीष्म ऋतु है इसी के दो रूप होते हैं, एक होता है शुष्क ग्रीष्म ऋतु, दूसरा होता है आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, जिसको हम लोग वर्षा काल के रूप में जानते हैं। तो ये जो दो ऋतुएं हैं, अब इन दो ऋतुओं को मैं क्या करता हूं, मैं इसको 4 पार्ट में तोड़ लेता हूं और 4 पार्ट में कब कब हम क्या क्या देखते हैं इसी को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला हिस्सा हम लेते हैं 15 मार्च से लेकर 15 जून तक की तिथि को। दूसरे हिस्से में हम लेंगे 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक की तिथि को। तीसरे हिस्से में हम लेंगे 15 सितंबर से लेकर 15 दिसंबर तक की स्थिति को। और चौथे हिस्से में हम लेंगे 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च तक की स्थिति को। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा, ये 15 मार्च हो गया आपका, है ना, ये 15 जून हो गया, और ये हो गया 15 सितंबर, और ये हो गया 15 दिसंबर। ठीक है, तो अलग अलग चरणों में किस किस प्रकार की प्रक्रिया, किस किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं हमको दिखती हैं, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्यों ऐसा होता है, अभी हम लोग पहले यही देख लेते हैं क्या होता है। तो क्या होता है 15 मार्च के आसपास, मतलब मैं समझ लेता हूं कि होली का समय ये है, हमें क्या महसूस होता है इस समय, हमें महसूस होता है जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा हमको जाड़ा महसूस होता है, चद्दर हमको छोड़ने की इच्छा नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता है हमें थोड़ा सा गर्मी महसूस होता है ना, दोपहर को थोड़ी सी तेज गर्मी लगती है, शाम तक आते आते फिर से सुहाना मौसम हो जाता है। आप पाते हैं कि इस दौरान, होली के दौरान आपको दिन भर होली खेलने में जरूर मजा आता है, लेकिन अगर आप दिन से शाम अगर ढल चुका है तो शाम को नहाने में आपको बहुत ज्यादा ठंड का आभास होता है। कुल मिलाकर के अभी हमको जो गर्मी महसूस हो रहा है वो सूर्य के ताप के कारण नहीं है, वो पवनों के संवेग के कारण हमको महसूस होता रहता है, पवनों के संवेग के कारण हमको महसूस होता है। हम ये पाते हैं कि यह जो समय है, ये समय हो चुका है क्या, शुष्क समय हो चुका है। कैसा समय हो चुका है, शुष्क समय हो चुका है, परंतु अभी भी थोड़ा सा ठंड बाकी है। शुष्क समय है परंतु थोड़ी सी ठंड अभी बाकी है ना, स्टार्टिंग में, मार्च के स्टार्टिंग में की बात कर रहा हूं। परंतु धीरे धीरे आप देखोगे कि यहां पर महसूस होता है कि अब क्या हो रहा है, ठंड जो है वो नदारत हो गया और धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमको गर्मी जो है आभास होना चालू। ठीक है, मार्च के लास्ट तक आते आते हमको गर्मी लगना चालू हो जाता है। देखो, मैं रायपुर वासियों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग ठंड का महसूस करना बहुत कम जानते हैं, कारण है यहाँ का प्रदूषण। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं उनकी जो गांव में रहते हैं, तो वो इस तरीके के माहौल का अनुभव कर पाते हैं। यहाँ सुबह उठे तब ठंडा और 8 बजे इतनी कारें निकलती कि उसके बाद फिर पूरा गर्म गर्म ही लगने लगता है। अगर वंदना ऑटो से लेकर के रविशंकर यूनिवर्सिटी तक के एरिया को छोड़ दिया जाए तो पूरा रायपुर क्या है, बहुत गर्म महसूस होने लगता है ना। तो मैं एक नॉर्मल क्षेत्र विस्तार की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको ठंड छोड़ करके अब गर्मी लगना चालू हो जाता है, और ये जो गर्मी है, ये गर्मी थोड़ी मोड़ी गर्मी नहीं है, धीरे धीरे हमको ऐसा महसूस होता है
कि यहाँ पर क्या चल रही है, बहुत तीखी गर्मी पड़ रही है। और ये जो पवने हैं, पवन भी क्या है, पवनें बहुत ज़्यादा शुष्क हैं। अब ये जो शुष्क पवन है इसके बारे में, ये बहुत ज़्यादा शुष्क है, बहुत ज़्यादा शब्द का क्यों प्रयोग किया मैंने, तो अप्रैल तक आते आते हमको लू जैसा अभाव लू जैसा जो भाव है वो मिलने लगता है। पवनों के साथ साथ हमको क्या मिलते हैं, एक स्थानीय पवन का मैं नाम लिख लूं, स्थानीय पवन जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लू। अब इसकी क्या विशेषता है, तो लू की विशेषता ये है कि ये हमको उत्तर भारत में देखने को मिलती है ना, महसूस करने को मिलती है। और ये जो लू है ये इतनी तीखी पवन है कि ये क्या करते हैं, हमारे शरीर से, हमारे शरीर के अंदर से ही हमारा क्या वाष्प सोखने का प्रयत्न करती है। इतनी ज़्यादा ये शुष्क है, हमारे शरीर के नमी को खत्म कर देती है। अरे इसीलिए तो कहते हैं जब भी आप गर्मी के टाइम पे अप्रैल मई के महीने में अगर आप बाहर निकलते हो तो आपको ये सलाह दिया जाता है घर वालों द्वारा कि प्याज रख लो, नींबू पानी पियो, नमक नींबू का घोल पीते रहो, क्या डिहाइड्रेट नहीं होगा बॉडी, है ना, सच में करना चाहिए ऐसा, डिहाइड्रेट नहीं होगा बॉडी। तो वो हमको क्या करते हैं, ये इतना ज्यादा शुष्क होता है कि बॉडी को ही डिहाइड्रेट करने लग जाता है। ठीक है, तो ये शुष्क हम लोग महसूस करते हैं। इसके बाद क्या होता है, मई के महीने में आप जैसे लू का महसूस कर रहे हो, फिर वो नवतपा का काल आता है। फिर एक चीज आप महसूस करते हो कि मई के अंत में आप देखोगे कि यहां पर भारी बारिश होती है। मई के अंत में क्या होती है, भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा होने लगती। क्यों होती है भाई ये वर्षा, ये वर्षा, साथ ही साथ में ये वर्षा नॉर्मल नहीं होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग होता है, गर्जन होता है, लाइटनिंग होता है, गर्जन होता है, बहुत ज़्यादा गर्जन होता है। ये क्यों होता है उसके बारे में बाद में जानेंगे। होता है ऐसा, मई के महीने में लास्ट में हम देखेंगे 15 मई के आसपास के बाद से हम लोग देखेंगे कि बहुत तेज जो है बारिश होना आरंभ हो जाता है, गर्जन होने लगता है ना, ये सब हम लोग जान रहे हैं। चलिए, तो ये वही है जो शादी ब्याह को क्या करता है, बर्बाद कर देता है, ये वही वर्षा है। और इसके बाद में हम देखेंगे कि भारी बारिश ये जब बारिश होती है ना तो इसको ऐसा लोग कहते हैं कि जैसे लगता है मानसून ही आ गया है, परंतु वास्तव में मानसून नहीं आया होता है। मानसून अभी नहीं आएगा, मानसून मई में कभी नहीं आएगा। मई के लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वर्षा हो जरूर रही है लेकिन वो मानसून नहीं है। मानसून कब आता है, ये देखो 15 जून तक की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बताऊंगा यहाँ पर, अगर मैं 1 जून की तिथि यहाँ लिख दूं तो आप देखोगे कि 1 जून के पश्चात क्या हो जाता है, भारत में मानसून आना आरंभ हो जाता है और अब मानसूनी वर्षा होती है। क्या होती है, मानसूनी वर्षा। तो महसूस कीजिए खुद में, क्या आप 15 मार्च से लेकर 15 जून तक इन्हीं सब चीजों को महसूस करते हैं। पहले थोड़ा शुष्क मौसम, लेकिन सौर ताप उतना ज्यादा नहीं रहता। लेकिन आप जानते हो कि 21 मार्च के पश्चात, कब, 21 मार्च के पश्चात आप जानते हो कि सूर्य की किरणों का, आभासी किरणों का क्या होता है, उनका लंबवत जो प्रतीत होता है वो उत्तरायण होना चालू होता है। तो सूर्य की आभासी किरणें जब उत्तरायण होनी आरंभ होती हैं 21 मार्च के पश्चात, वो क्या करती हैं, विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं और उसी के बाद हमको गर्मी लगना आरंभ हो जाता है। ठीक है, अब सौरिक ऊर्जा हमको डायरेक्ट भारत में पड़ती है तो इसलिए गर्मी लगना चालू होता है, तीखी गर्मी, हम लू भी महसूस करते हैं, बाद में हम भारी बारिश और गर्जन भी महसूस करते हैं, फिर मानसूनी वर्षा। और ये जो मानसूनी वर्षा 15 जून से लेकर के यहाँ आप देखोगे 15 सितंबर तक पूरी की पूरी ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हम मानसूनी वर्षा महसूस करते हैं। कभी भी कोई भी कार्यक्रम आपके यहाँ हो, है ना, इस दौरान हम लोग राखी का त्यौहार मनाते हैं, पानी गिर दिया, सब वेस्ट हो गया। गणेश चतुर्थी, मस्त पीपा के लोग पानी में नाच रहे हैं। हाँ, ये सत्य है ना, विसर्जन कम और पीना खाना ज्यादा चलता है लोगों का। ठीक है, तो यही सारा चीज इस दौरान आप लोग महसूस करते रहते हो। ठीक है, मानसूनी वर्षा। अब 15 सितंबर के बाद में, ठीक है, गणेश जी के लिए आपने पानी भीग के क्या है, ठंडा उनको कर दिया, विसर्जित कर दिया। लेकिन मजा किरकिरा तब होता है जब 15 सितंबर के बाद भी, अर्थात मैं बात करना चाहूंगा दशहरे के त्यौहार की भी, आप रावण बना के रखते हो। आप ये उम्मीद करते हो कि अब तो क्या हो चुका है, अब तो मानसून जा चुका है, अब बारिश नहीं हो रही है, लगभग 15-20 दिन नहीं भी होता, महीना दिन भी कई बार नहीं होता है, लेकिन आपका रावण जैसे बन के तैयार होता है उसी दौरान, या आप मस्त दुर्गा पंडाल छा के रखे हो और उसी दौरान क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। रावण पूरी तरह से भीग जाता है। अब रावण जल नहीं पाता है क्योंकि रावण भी सत्य को जानता है कि ये इंसान तो अपने अंदर के रावण को मार नहीं सकते, मुझे क्या जलाएंगे। तो ये रावण भी भीग गया, ना अंदर का रावण मरा ना ये बाहर का रावण मरा। ये रावण क्यों नहीं मरा, क्योंकि यहां पर भी होती है क्या, वर्षा। अब समझिएगा बात को, ये जो वर्षा होती है दोस्तों, ये होती क्यों, मानसून के निवर्तन के कारण, अर्थात लौटता हुआ मानसून के कारण।
हम यहाँ पर ऐसा महसूस करते हैं। और 15 दिसंबर तक में बहुत कम, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत वर्षा हम लोग महसूस करते हैं। यहां से हम लोग अब शीतकाल का अनुभव करना चालू करते हैं। शीतकाल का अनुभव करना चालू करते हैं क्योंकि हम सभी को पता है कि सितंबर में 23 सितंबर के बाद से जो सूर्य की आभासी किरणें हैं वो दक्षिणायन होना चालू हो जाती हैं। तो यहां से हम लोग शीत ऋतु का क्या महसूस करना चालू करते हैं। और ये वो काल है जब हम कंफ्यूज रहते हैं, जो आपके व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा होता है कि भगवान कंफ्यूज मत कर, बता दे कि रेनकोट पहनूं कि स्वेटर। तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाला यहाँ पर माहौल क्रिएट करते हैं और ये हम लोग महसूस कर रहे होते हैं। जैसे ही 15 दिसंबर के बाद का काल आता है, आपने न्यू ईयर मना लिया, आपने अच्छा खासा पार्टी मना लिया, सब कुछ कर लिए, और आपका एग्जाम का क्या चल रहा है, एग्जाम ड्यूरेशन चल रहा है। ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में आप पाओगे कि आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा ठंड अनुभव होगा, ज़्यादा ठंड, और धीरे धीरे यहाँ तक क्या है आपका ठंड जो है, शीत जो है आप कम महसूस करते हो। परंतु इस बीच में कभी न कभी वर्षा हो ही जाती है। ये कभी कभी तूफानी वर्षा के रूप में होती है, कभी शांत वर्षा होती है। इस दौरान आप लोग क्या है, वसंत पंचमी मनाते हो, और माँ सरस्वती के लिए जब आप क्या लेने जाते हो, आम का मोर लेने जाते हो, तो आम वहां पर मोर आपको मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओलावृष्टि के साथ में यहाँ पर खूब वर्षा होती है, इतनी तेज ओलावृष्टि होती है कि आम के मोर क्या वो पूरा आम के डंठल को ही तोड़ देती है। तो इस दौरान में इस प्रकार की वर्षा होती है। आप देखोगे कि बीच बीच में वहां भारत में हमने कंप्लीट हर समय पानी गिरते हुए देखा। क्यों देखा, कारण क्या है, वो अब समझते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो वर्षा होती है, यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर हमने देखा था, यहां पर भारी बारिश हुई थी, गर्जन के साथ हुई थी। कारण हमको अभी नहीं पता, ये तो मानसूनी वर्षा है, ये मानसून के लौटने के कारण है। ये देखिएगा, ये जो वर्षा है दोस्तों, ये पश्चिमी विक्षोभ के रूप में होती है। वास्तव में ये पश्चिमी विक्षोभ के रूप में होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्यों बनता है, ये हम लोग देखेंगे। पश्चिमी विक्षोभ के रूप में कई किताबें आप देखोगे कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, नहीं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण नहीं, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में। कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप एक साधारण मानव की तरह अगर आप इन चीज़ों को महसूस किए हैं, तो आगे अब जो मैं आपको जेट स्ट्रीम परिकल्पना बताने वाला हूं, उसको समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाली है, आसानी होने वाली है। और यदि आपने महसूस नहीं किया है तो दोस्तों इतने भी किताबी कीड़ा मत बन जाओ कि आप वास्तविक जीवन से ही दूर चले जाए, है ना। तो बिल्कुल आप सभी ये महसूस तो किए ही होंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग, चूंकि अब हम लोगों ने आम जीवन भी जी लिया, अभी पिछले 10-15 मिनटों में आपने मेरे साथ पूरा एक साल बिता लिया, और इसी के साथ आपने थोड़ी देर पहले विद्वानों जैसे कुछ बातों को समझ लिया। आपने ITCZ को जाना, आपने जेट स्ट्रीम को जाना, आपने फेरल का नियम जाना, और आपने समझ लिया कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है। जब आपके पास ज्ञान भी है और व्यवहारिक ज्ञान भी है, तो अब मुझे आपको बतलाने में यह आसानी होगा। जेट स्ट्रीम परिकल्पना को मैं आपको सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ, 15 मार्च से 15 जून तक की प्रक्रिया को समझने के लिए। 15 मार्च से 15 जून तक क्या होगा, ठीक है। अलग अलग चरणों में हम लोग ना ये चार जो हमने विभाग अभी बांटा था, उन चारों को हम लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं, ठीक है। होता क्या है, तो 15 मार्च से 15 जून के मध्य में क्या होगा, इस बात पर हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहला बिंदु, ये जो 15 मार्च से 15 जून तक का जो तिथि है, इस दौरान क्या होगी, तो सबसे पहला चीज क्या होगा, हमें पता है कि मार्च लगते साथ सौरिक जो ऊर्जा है, जो सौरिक ऊर्जा है, इस सौरिक ऊर्जा का क्या होगा, उत्तरायण होगा। सौरिक ऊर्जा का उत्तरायण होगा। और सौरिक ऊर्जा को उत्तरायण जो होगा, ये अगर मैं विशेष तिथि दे दूं, अगर मैं कह दूं 21 मार्च, तो 21 मार्च के पश्चात में क्या हो जाता है, ITCZ का उत्तरायण होना चालू होता है। ITCZ का उत्तरायण क्यों होता है दोस्तों, मार्च में सौरिक ऊर्जा का उत्तरायण चालू हो जाता है, और 21 मार्च के पश्चात मैंने कहा कि ITCZ का क्या होने वाला है, उत्तरायण होने वाला है। इसका कारण क्या है, कारण यह है कि 21 मार्च के पश्चात में क्या होगा, 21 मार्च के पश्चात में आभासी लंबवत किरणें उत्तरायण होंगी, ठीक है।
मतलब अब जो सूर्य की आभासी लंबवत किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध की ओर बढ़ना चालू होंगी। तो अगर किरणें उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेंगी तो ऊपर में टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। और जहां लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा तो लो प्रेशर बेल्ट में ही क्या होती हैं, चारों दिशाओं से पवनें आती हैं। लो प्रेशर के क्षेत्र में ही क्या होती हैं, चारों दिशाओं से पवनें आती हैं। और इसलिए ITCZ का हम क्या देख रहे हैं, उत्तरायण होने वाला है। चलिए ये तो हो गया भाई, उत्तरायण हो रहा है, ये अच्छी बात है। और क्या होगा इस दौरान, तो ITCZ के उत्तरायण होने के कारण ही हमको ये चीज एक चीज समझ में आएगा। अच्छा एक और बात, एक और जो परिघटना होती है वो हम लोग पहले समझते हैं। उपोष्ण जो जेट स्ट्रीम है, उपोष्ण जेट स्ट्रीम जो है, इसका भी क्या होता है, इसका भी उत्तरायण होता है। उपोष्ण जेट स्ट्रीम का भी उत्तरायण होता है। साथ ही साथ हमको ये देखने मिलता है, इसी के साथ ही साथ में हमको ये देखने मिलता है कि ये क्या होता है, ऊपरी वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल में ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। अर्थात ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण का अब यहां पर प्रभाव हमको देखने मिलेगा। ये कौन है, उपोष्ण जेट स्ट्रीम क्या है, ये जो हमने देखा था अभी हमको क्या समझ में आ गया। अब यहां पर हम लोग इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। अगर मैं एक चित्र में आपको बतलाऊं तो ये हमारा क्या है, यदि विषुवत वृत्त है तो पहले जो हमारा ITCZ यहां हुआ करता था, तो अब ये जो ITCZ है इसका उत्तरायण होगा। ITCZ यहां कहीं पर आ जाएगा, ठीक है, ITCZ यहां कहीं पर आ जाएगा, ठीक। दूसरा चीज क्या होगा, एक और चीज, ये जो उपोष्ण जेट स्ट्रीम है जो यहां कहीं पर था, तो उपोष्ण जेट स्ट्रीम क्या होगा, इसका उत्तरायण होगा, ये ऊपर की ओर जाएगा। और ये उत्तर की ओर तो जाएगा, साथ ही साथ वर्टिकली भी ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपरी वायुमंडल में ऊपर की ओर प्रवाहित होगा। और देखो ऊपर की ओर का मतलब अब क्षोभ मंडल से बाहर नहीं चल देगा, है ना, क्षोभ मंडल से बाहर नहीं जाएगा, क्षोभ मंडल में ही रहेगा, परंतु ये जो है ऊपर की ओर प्रवाहित होगा। तो अब चूंकि यहां पर हमको देखने मिला कि ये ITCZ का जो है क्या हो रहा है, उत्तरायण हो रहा है, तो ITCZ का उत्तरायण के साथ में एक डायग्राम में समझते हैं इस बात को। देखिएगा ITCZ के उत्तरायण के साथ में हमको ये महसूस हुआ कि धीरे धीरे ये जो ITCZ है ये यहाँ कहीं से चढ़ते 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 अब हमारे भारत में कहाँ पर आ चुकी है, अब हमारे भारत में ये जो क्षेत्र है उत्तर का जो विशाल मैदान है यहाँ तक आ चुकी है। अब इससे ऊपर नहीं ले जाएंगे हम लोग, हमको पता यही क्या है, कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा तक ही इसको रखते हैं। तो उत्तर का ये जो विशाल मैदान है इस क्षेत्र में ये आकर के क्या है, जो आभासी लंबवत किरणें वो यहां पर आकर के स्थापित हो गई हैं। अर्थात यहां पर क्या हो चुका है, ITCZ का आगमन हो चुका है। ITCZ का आगमन यहां पर हमको देखने मिला। दूसरी चीज हम लोग जो यहां पर नीचे में देख रहे थे वो ये था क्या, ये जेट स्ट्रीम जो है ये उत्तरायण होती है, अर्थात इधर से आने वाली जेट स्ट्रीम अभी क्या हो रही है, ऊपर की ओर इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, वो हिमालय से उत्तर की ओर ही है। और कंपैरेटिवली वो उनका जो है ऊंचाई भी बढ़ता जा रहा है, कंपैरेटिवली उसका ऊंचाई भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अब समझिएगा बात को, चूंकि यहां पर ITCZ का आगमन हो रहा है, यहां पर ITCZ का आगमन हो रहा है, यहां पर लो प्रेशर बेल्ट का आगमन हो रहा है, क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इसलिए जो लो प्रेशर बेल्ट है वो क्या करती है, वो अपने आसपास के क्षेत्रों से क्या करती है, पवनों को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है। और देखो ये जो ITCZ है ये पूरा का पूरा उत्तर भारत में नहीं फैल जाता, ये धीरे से खिसक करके वास्तव में ये जो राजस्थान का जो क्षेत्र है ना यहां पर आके स्थापित होगा, अभी नहीं हुआ है, होगा। तो ये जो लो प्रेशर जो एरिया है उसका काम ही क्या है, लो प्रेशर एरिया का काम ही क्या है, अलग अलग क्षेत्रों से पवनों को अपनी ओर खींचना। लेकिन चूंकि ये पवन स्थानीय पवन है, आसपास से ही आई है, इसका मतलब ये क्या है, गर्म है, साथ ही साथ में क्या है, शुष्क हैं। और इन्हीं गर्म शुष्क पवनों को ही हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। इन गर्म शुष्क पवनों को हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। लू आप देखिएगा उत्तर भारत में ही लू चलेगा, है ना, दक्षिण भारत में आप लू नहीं चलाएंगे, ये उत्तर भारत। और याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि लू कैसी पवनें हैं। लू क्या है भाई, ये स्थानीय पवनें हैं। और वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र का जब हम वर्गीकरण कर रहे थे तो ये तृतीयक श्रेणी की पवन है।
हम पढ़ क्या रहे हैं, वास्तव में हम मानसून पढ़ रहे हैं, अर्थात द्वितीयक श्रेणी का पवन पढ़ रहे हैं, जिसके लिए जेट स्ट्रीम अर्थात प्राथमिक श्रेणी का पवन भी जिम्मेदार है। और इसको पढ़ते पढ़ते हमने देखा कि इसके निर्माण के काल में हमने तृतीयक श्रेणी के भी पवनों का निर्माण हमने देख लिया। ठीक है, स्थानीय पवनों का निर्माण हमने देख लिया। तो ये लू का निर्माण होता है जो कि गर्म है और शुष्क है। यही चीज हमको एक चीज यहां पर देखने को मिला। समझ में आ गया यहां पर ये क्या क्या हो क्या रहा है यहां पर। अब ये जो लू है ना, इसके बारे में कुछ प्री का एक दो फैक्ट आपको याद करा दूं। यदि ये जो स्थानीय जो पवने हैं जो अभी गर्म और शुष्क हैं, वो यदि इन क्षेत्रों के तटीय पवनों से, ये यहां पर के यदि ये तटीय पवनों से अगर क्या होती हैं, तटीय पवनों से इनका मेल हो जाता है। लेकिन तटीय पवन है, तटीय पवन मतलब कि क्या है, समुद्र के ऊपर की पवन है, मतलब ये क्या होंगी, मतलब कि ये होंगी क्या, आर्द्र होंगी। तो यदि इन शुष्क पवनों का इन आर्द्र पवनों के साथ में यदि मेल हो जाए तो उस दौरान यहां पर भारी गर्जन के साथ में वर्षा होती है। इसी को हम लोग मई के लास्ट में हम लोग महसूस करते हैं। क्या हमने देखा, एक और चीज हमको यहां पर देखने को मिला। क्या चीज देखने को मिला, स्थानीय शुष्क गर्म पवन का मेल होता है किसके साथ, तटीय आर्द्र पवन के साथ। और यदि तटीय आर्द्र पवन के साथ इनका मेल हुआ तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलता है, हमको यहां पर गर्जन के साथ, भारी गर्जन के साथ में क्या मिलती है, भारी वर्षा मिलती है। भारी गर्जन के साथ में भारी वर्षण की प्राप्ति होती है, जो कि बहुत कम समय के लिए होता है। क्योंकि जैसे ही इसका आर्द्रता खत्म, देखो ये तो गर्म है ना, ये तो शुष्क है ना, तो इसकी आर्द्रता जैसे ही खत्म होती है, ये जो है इसका समय समाप्त और क्या हो जाता है, वर्षा कम होती है। वर्षा होती है, भारी गर्जन के साथ होती है, ऐसा लगता है कि आज तो पूरा का पूरा मोहल्ला ही ढह जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, इतनी तेज और इतनी ज्यादा मात्रा में होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात में सब कुछ समाप्त। ठीक है, तो वो क्या होता है, कम वर्षा कम समय के लिए होती है। ऐसे ही वर्षा को जो हम लोग मई के प्रारंभ से मई के अंत तक महसूस करते हैं, जिसके लिए हम लोग को कभी कभी आभास होने लगता है कि इतना पानी तो कभी मानसून में भी नहीं गिरा। तो इतना ज्यादा जो पानी हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा आदत है ना, इंस्टेंटली जो चीज ज्यादा हमको दिखता है ना, हम उसको ज्यादा मान लेते हैं। धीरे धीरे कम जो चीज मिलता है ना, तो उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपका ज्ञान वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा जब आप इतने परिपक्व हो जाओगे कि जॉब लग जाएगा। जब तक जॉब नहीं लगा समझ लो ज्ञान अधूरा है। ठीक है, हाँ, जॉब लगने के बाद पूरा नहीं हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि जॉब लगने तक आपका ज्ञान अधूरा है, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि जॉब लगने के बाद आपका ज्ञान पूरा हो गया, कतई नहीं, तब भी अधूरा है। तो ध्यान से देखना इधर। अभी समझो कि ये कम समय के लिए जो वर्षा हुई, इसी को इस बंगाल के क्षेत्र में कहा जाता है काल बैसाखी। क्या कहा जाता है, काल बैसाखी। अब याद कीजिए, सीजी व्यापम के छात्र छात्राएं अभी कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था, व्यापम की मुख्य धारा का पेपर नहीं था, वो कहीं पर टाइपिस्ट स्टेनो वगैरह का कोई पेपर था। उसमें पूछा था कि काल बैसाखी किस प्रकार की पवन है, इसके उत्पत्ति का कारण क्या है, इससे संबंधित एक प्रश्न था। तो काल बैसाखी का निर्माण किसकी वजह से हुआ है, वहां पर ऑप्शन में लिखा हुआ था डोलड्रम। लोग उसको समझ नहीं पाए थे, डोलड्रम वहां पर टिक नहीं किए थे। वास्तव में ये जो आईटीसीजेड है ना, आईटीसीजेड के कारण ही उसकी उत्पत्ति हो रही है। आईटीसीजेड है ना, या आईटीसीजेड नहीं दिया था, वहां पे डोलड्रम शब्द का प्रयोग किया था। तो डोलड्रम के आने के कारण ही, डोलड्रम या आईटीसीजेड के यहां तक पहुंचने के कारण ही ये जो पवन है, तटीय पवन अंदर की ओर आती है और गर्म और शुष्क पवनें मिलती हैं, जिसकी वजह से बंगाल के क्षेत्र में भयंकर वर्षा होती है, पश्चिम बंगाल असम के क्षेत्र में भयंकर वर्षा होती है। ये जो है उनके लिए प्रलयंकारी वर्षा होती है, प्रलय मचा देती है। हाँ, लेकिन ये धान जूट की फसल के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है, लाभदायक होती है ना। तो इस वजह से इसको पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है, इस वर्षा को पश्चिम बंगाल में। वहीं दूसरी ओर असम में इसको चाय की वर्षा कहा जाता है। मैं यहां कहीं पर लिख देता हूं, ठीक है। असम में इसको क्या कहा जाता है, असम में इसको चाय वर्षा कहा जाता है। चाय का नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, इस समय तो चाय मिलने से रहा मुझे। हाँ, तो असम में क्या कहलाती है, चाय वर्षा। लेकिन अगर आपको पूछे कि ये जो मई महीने में ये इस प्रकार की जो वर्षण है, ये असम में किन किन फसलों को लाभ पहुंचाती है, तो आप बिल्कुल बताइएगा कि ये यहाँ पर जूट और चावल
और चाय, ये तीनों ही फसलों को लाभ पहुंचाती है, भले ही इसको हम लोग चाय वर्षा कहते हैं। ये देखो ये प्री के फैक्ट्स हैं ना, जो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। पूरे कॉन्सेप्ट के बीच में प्री से कहां से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बतला रहा हूं। एक और चीज, ये जो इस तरीके का जो यहाँ पर गर्म हवाओं के साथ में तटीय पवनों का मिश्रण हुआ है, ये चीज वास्तव में दक्षिण में भी होता है। लगभग 1 मई के आसपास, कब मैं बोल रहा हूं, लगभग 1 मई के आसपास में ही यहाँ पर केरल कर्नाटक में वर्षा होना चालू हो जाता है। और ये जो वर्षा है, इसको ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के क्षेत्र में, यहां पर असम में इसको चाय वर्षा कहा गया, और कर्नाटक के क्षेत्र में इसको कहा जाता है, चूंकि वहां पर क्या है, कोको बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, कॉफी शावर कहा जाता है, कॉफी वर्षा कहा जाता है। वहीं केरल में इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। और केरल और कर्नाटक दोनों में इसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है। केरल कर्नाटक दोनों में इसको क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा भी कहा जाता है। तो दोस्तों देखो, इसको इतने सारे नाम इसके दिए गए हैं। हमने देखा बंगाल में काल बैसाखी, ये जो भारी वर्षा हम लोग महसूस करते हैं ना, इसी की बात कर रहा हूं मैं। कब, मई के अंत में, जून लगा नहीं है अभी बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत ही कम समय में जो वर्षा हो रही, क्या कहला रही है वो, बंगाल में काल बैसाखी, असम में चाय वर्षा, कर्नाटक में कॉफी वर्षा, और केरल में चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार कहते हैं। केरल में चेरी ब्लॉसम मतलब ही वही है, क्या, फूलों की बौछार। हिंदी में अगर पूछे तो लिख लीजिए, फूलों की बौछार, ठीक है। और दोनों ही जगह, कर्नाटक केरल दोनों में ही इसको क्या कहा जाता है, इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। यह हुआ क्या, 15 मार्च से 15 जून के तिथि में कुछ विशेष घटनाएं जो घटित हो रही हैं। हमने यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बना लिया है, हमने इसको ऊपर की ओर बहा दिया है, लेकिन इन सब के अलावा यही 15 मार्च से 15 जून के बीच में, वैसे मैं यहां पर आपको मई के लास्ट तक ले आया हूं, लेकिन 1 जून को जो घटना घटने वाली है उसके पीछे के और विशेष चीजों को हम लोग को जानना है। तो फटाक से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और तुरंत मैं आपको बताता हूं कि एक और इन्हीं के साथ ही साथ में एक और जो घटना हो रही है उसको मैं आपको बतलाता हूं। हाँ भाई, क्या घटना घट रही है, तो अब हम लोग चलते हैं उस ओर जिसको तापीय जो सिद्धांत है, तापी जो परिकल्पना है, जहां पर गलती किया था, जिसको उसने छोड़ दिया था, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि यह जो हमारा भारत है, ठीक है। अब हम वास्तव में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग भारत के आसपास के क्षेत्रों को देख लेंगे, है ना। मुझे पसंद नहीं है कि मैं पाकिस्तान का मैप बनाऊं दोस्तों, है ना, तो मैं इधर ऊपर में इमेजिन कर लूंगा कि है, अभी तो है, ठीक है। चलो तो देखते हैं वास्तव में होता क्या है कि जब जैसे जैसे सूर्य का यहाँ पर क्या होता है, उत्तरायण होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, सूर्य की आभासी किरणों का जब उत्तरायण होता है, तो आभासी किरणों के उत्तरायण के कारण, आभासी किरणों का क्या होना, उत्तरायण होना। आभासी किरणों के उत्तरायण होने के साथ साथ में हमें यह देखने मिलता है कि यहां पर जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये है भाई पामीर का पठार का क्षेत्र, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ये क्या है, पामीर का पठार का क्षेत्र। अब ये जो पामीर का पठार है, यहां पर कुछ विशेष घटना होना आरंभ होता है। चूंकि पामीर का पठार, जिसकी औसत ऊंचाई ही कितनी है, इसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सौरिक ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा मिलेगी। क्या होगी यहाँ पर, सौरिक ऊर्जा इसको बहुत ज्यादा मिली। अब सौरिक ऊर्जा अगर इसको ज्यादा मिल रही है तो क्या होगी, यहाँ की जो पवनें हैं, ये जो यहाँ की पवनें हैं, ये ऊपर की ओर उठना आरंभ होंगी, ठीक है। आभासी किरणें उत्तरायण हुई, इसी का प्रभाव क्या पड़ा, इसका प्रभाव पड़ा पामीर के पठार में, तिब्बत के पठार में ऊपर का जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, वहां पर क्या होगा, वहां पर सौरिक ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसलिए टेम्परेचर यहां पर क्या होगा, राइज होने लगेगा।
अब तापमान बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के बढ़ने का प्रभाव ये पड़ता है कि यहाँ की जो पवनें हैं दोस्तों, ये जो पवनें हैं ये ऊपर उठनी आरंभ होती हैं, ठीक है, ये पवनें ऊपर उठनी आरंभ होती हैं और ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण क्षेत्र में पहुंचती हैं। ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण क्षेत्र में जब वो पहुंचती हैं तो यहाँ पर जैसे जैसे ये ऊंचाई में पहुंचेंगी, तो ऊंचाई में ऐसा तो नहीं है कि वो पूरा पृथ्वी को पार कर जाएंगी, पृथ्वी को वायुमंडल पार कर जाएंगी, वो कहाँ तक बढ़ती हैं, वे बढ़ती है कहाँ तक? क्षोभ मंडल तक। कहाँ तक? क्षोभ मंडल तक। अब देखिएगा ये क्षोभ मंडल तक इनका क्या हुआ, इनका आगे चल के हम लोग विस्तार जब देखेंगे, ठीक है, क्षोभ मंडल तक ये जो बढ़ रही हैं, तो अर्थात ये 9 से 10 किलोमीटर तक की ऊपर की ऊंचाई तक पहुंच चुकी हैं। और जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाती हैं, हमको पता है क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर क्या होता है, क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर हमें पता है तापमान में क्या हो जाता है, तापमान में गिरावट देखने को मिलता है। अर्थात ये जो तिब्बत के पठार से ऊपर जो पवनें उठ रही थी, जो कि ऊपर की ओर जा रही थी, अब इनकी जो दिशा है ना, वो भी समझना, ये ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण क्षेत्र में पहुंच रही हैं, ऊपरी वायुमंडल में पहुंच रही हैं, और उसके साथ साथ में इनका जो तापमान है अब वो गिरते जा रहा है। जब ये पवनें ऊपर जाएंगी और तापमान गिरेगा तो ऊपर जाकर के इनका क्या होगा, एकत्रीकरण होगा। जाहिर सी बात है, जब ये ऊपर जाकर के ऐसे मिलने लगेंगी तो इनका क्या होगा, वहां पर एकत्रीकरण होगा, ठीक है, सबका सब वहां पर क्या होंगे, एकत्रीकरण होंगी। अब जब चूंकि वहां पर हमको पता चल चुका है कि तापमान में क्या हो रहा है, गिरावट हो रहा है और उनका एकत्रीकरण हो रहा है, इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि वहां पर क्या बनने लगा है, वहां पर हाई प्रेशर बेल्ट अब बनना चालू हो चुका है। हाई प्रेशर बेल्ट यहां पर बनना चालू हो जाता है दोस्तों, यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है और यहां पर क्या होने लगता है, सारी पवनें आपस में यहां एकत्रित होना आरंभ होती हैं। यहां पर सारी पवनें आपस में एकत्रित होना आरंभ होती है। एकत्रित जब वे होती हैं तो वे अपना क्या करती हैं, अब वो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्या है, पहले तो उनके पास तापमान ज्यादा था, तब वो क्या हो रही थी, यहाँ वहां मूव कर रही थी, लेकिन अब वो क्या हो चुकी है, अब वहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बन चुका है। तो अब वो ढूंढता है, अब वो जो उच्च वायुदाब का जो क्षेत्र है ना, अब वो ढूंढता है क्या, लो प्रेशर बेल्ट को, निम्न वायुदाब के क्षेत्र को ढूंढता है। तो उसको कहां पे मिलता है, अब समझना इस चीज को। तो ये तो हमने देखा ऊपरी क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा था, लेकिन यहां नीचे की स्थिति को समझिएगा। ये जो क्षेत्र है, यहां कहीं पर हमारा 0 डिग्री अर्थात विषुवत वृत्त, और विषुवत वृत्त से नीचे हमारा क्या, ये और भी उससे नीचे का क्षेत्र हम लोग ले लेते हैं मकर रेखा का क्षेत्र। देखिए यहां पर क्या होगा, चूंकि अभी सौर्य की ऊर्जा ऊपर की ओर है, अभी ITCZ ऊपर की ओर है, अभी सूर्य के आभासी किरणों का उत्तरायण हुआ है। इसका मतलब इस क्षेत्र में सौर्य का ताप जो है क्या है, सौर का जो ताप है वो क्या है, यहां पर कम है, और इसकी वजह से यहां पर क्या होगा, वाष्पीकरण यहां पर क्या होगा, वाष्पीकरण यहां पर क्या होगा, कम होगा, और वाष्पीकरण कम होने के कारण यहाँ का क्या होगा, शीतलन यहाँ पर क्या होगा, शीतलन भी कम होगा। जब यहाँ पर सौर ताप कम है, वाष्पीकरण कम है, शीतलन कम हो रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर का जो तापमान है, यहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ पर का प्रेशर कम होगा, यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर बेल्ट। और इस पूरे बेल्ट में समझिएगा, इस कहीं क्षेत्र पर मेडागास्कर जो है ना, अफ्रीका के बगल मेडागास्कर, उसके अलावा ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है, हिंद महासागर का क्षेत्र है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का क्षेत्र, मतलब ये पूरा महासागरीय जो बेल्ट है, इसका जो ऊपरी वायु जो क्षेत्र है, ऊपरी वायु परिसंचरण का जो क्षेत्र अर्थात 9 से 10 किलोमीटर के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, नीचे की बात नहीं, मैं स्थानीय पवनों की बात नहीं कर रहा हूं, उन पवनों की बात नहीं कर रहा हूं जो पृथ्वी की सतह से लेकर के चल रही हैं, मैं ऊपर की बात कर रहा हूं, है ना, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की बात कर रहा हूं। तो उस कंडीशन में आपको देखने मिलेगा कि ये जो हाई प्रेशर बेल्ट है, इसको अब यहां पर लो प्रेशर बेल्ट का क्या है, दिखने लग जाता है। इस कारण ये जो पवनें हैं, ये पवनें इस तरीके से क्या होती हैं, इस ओर आने का प्रयत्न करती हैं, ये पवनें इस ओर चलने का प्रयत्न करती हैं। अर्थात पामीर के पठार से उठने वाली पवनें, ये पामीर के पठार से उठने वाली पवनें अब हिंद महासागर की ओर चलनी चालू होती हैं। कब की घटना मैं बतला रहा हूं, ये मैं बात कर रहा हूं 15 मार्च से 15 जून के बीच में ये सब हो रहा है, और बेसिकली कहा जाता है अप्रैल मई के महीने में ही ये सारी प्रक्रिया हो रही है। ये देखो अप्रैल मई का महीना, जहां पर स्थानीय पवनें लू यहां पर घूम रही हैं नीचे में, वहीं ऊपर में ऊपरी वायु तंत्र में हम देखते हैं कि ये जो पवनें हैं, हाई प्रेशर बेल्ट जो बना हुआ है, वहां से पवनें नीचे की ओर आ रही हैं, हिंद महासागर की ओर आ रही हैं।
और हिंद महासागर की ओर आकर के अब ये जो लो प्रेशर बेल्ट है वहां पर अपना पूरा का पूरा एनर्जी यहां पर देते जा रही है। इस दौरान हमको क्या देखने मिला, हमें यह देखने को मिला कि इसकी दिशा क्या है भाई। तो ये जो यहां से इस ओर जो पवनें आ रही हैं, इनका अगर हम डायरेक्शन देखें, इनकी जो दिशा है वो देखें, तो डायरेक्शन कैसा है इसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर इसका डायरेक्शन है, और उत्तर पूर्व से आने के कारण ही इनको कह दिया जाता है पूर्वी जेट धाराएं। क्या कह दिया जाता है? पूर्वी जेट धाराएं। अब आपको एक प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए कि जब मैं आपको जेट धारा बतला रहा था तो मैंने बोला था जेट धारा शब्द सुनते साथ आपके मन में आना चाहिए क्या, कि वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। क्या होती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं। परंतु यहां पर ऐसा क्या हो गया कि अब जो जेट धाराएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही हैं। भाई जो पवन की दिशा है, जो उसका नाम है, वो जहां से वो निकल करके आ रही होती है ना, उसके नाम पर रखा जाता है। पूर्वी जेट धारा मतलब वो पूर्व से आ रही है। पूर्वी जेट धारा मतलब कि इस तरीके से वो आ रही है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही है, उत्तर पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर आ रही है, पूर्व से पश्चिम, पूर्वी जेट धाराएं बोला गया। तो याद रखिएगा, वास्तव में पूर्वी जेट जो धाराएं होती हैं, ये धाराएं वास्तविक नहीं होती हैं, इनको सूडो जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? इनको सूडो जेट स्ट्रीम कहा जाता है, जिसका मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब ही होता है क्या? ये अवास्तविक जेट धाराएं हैं। क्या है ये? अवास्तविक जेट धाराएं हैं। अवास्तविक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं हम। अब ये जो जेट धाराएं हैं, है ना, ये भारतीय मानसून को बहुत प्रभावित करती है, चक्रवात को भारत के अंदर यही लेकर के आती है, ठीक है, तो वो देखेंगे हम। लेकिन मानसून में और किस तरह प्रभाव डालती है ये हमने देखा। पूर्वी जेट धाराएं जब यहां पर पहुंचती हैं, यहां पर लो प्रेशर बेल्ट था, उसकी वजह से यहां पर पहुंची। लेकिन इसके साथ ही साथ में एक और घटना हमारे आसपास में घटित हो रही है। क्या घटना घटित हो रही है? जो हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ITCZ जो है वो स्थापित हो चुका है यहां कहीं पर। ITCZ उत्तर भारत के मैदान में, और विशेष करके इस जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस पश्चिमी क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में ITCZ की स्थापना हो चुकी है। साथ ही साथ ये इधर का जो क्षेत्र पेशावर वगैरह वो सब गर्म हो चुका है। पामीर का पठार गर्म हुआ, उसका हमने नतीजा देख लिया। इसके अलावा ITCZ के अलावा एक और बात हमको ध्यान में रखना है कि यहां से जो उपोष्ण जेट स्ट्रीम है, ये हिमालय के उत्तरायण हो चुका है। ये दोनों ही बातें हमने क्या है पहले ही अध्ययन कर लिया है, ठीक है। तो ITCZ जब यहां है, उपोष्ण जेट स्ट्रीम ऊपर चला गया है, तो होता क्या है, ITCZ के यहां स्थापित होने के कारण यहां पर दोस्तों बन जाता है क्या, यहां पर बन जाता है लो प्रेशर बेल्ट। यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बन गया, और लो प्रेशर बेल्ट क्या करता है, अपनी ओर पवनों को खींचता है। अब तिथि आ चुकी है दोस्तों, क्या, धीरे से मार्च, अप्रैल, मई को पार करते हुए हम जून तक पहुंच चुके हैं। और जून की स्थिति में हमें यह देखने मिलता है कि जो स्थानीय पवनें हैं, स्थानीय पवनें, वो पवनें जिनके बारे में हम लोग कल भी पढ़ चुके थे, वो व्यापारिक पवनें जो क्या होती हैं, यदि ये हमारी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी में ये क्या है, हमारे पास 0 डिग्री। हमने ये देखा था कि कुछ पवनें क्या होती हैं, इस तरीके से ITCZ में आने के लिए ये अपने बाईं ओर मुड़ती हैं, बाईं ओर मुड़ी होती हैं, और उत्तरी गोलार्ध की पवनें अपनी दाईं ओर मुड़ी होती हैं। लेकिन अब क्या होगा, चूंकि ITCZ अब ऊपर आ चुका है, यहां पर ITCZ आ चुका है, इस वजह से ये जो दक्षिण की पवनें हैं ये अब क्या होंगी, उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी। और दक्षिण की पवनें जो इस दिशा में जा रही हैं, ये जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी तो ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने के साथ ही फेरल के नियम के कारण अपनी दाईं ओर मुड़ेंगी। तो ये जो पवनें हैं ना, ये इस दिशा में ऐसे मुड़ने लगती हैं, इस दिशा में कुछ यूं मुड़ने लगती हैं, और इसीलिए हम लोग इनकी जो दिशा है वो ऐसा बनाते हैं, इनकी जो दिशा है वो ऐसा बनाते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि यहां पर लो प्रेशर बेल्ट बनने के कारण और इसके कंपैरेटिवली ये जो क्षेत्र है यहां पर हाई प्रेशर बनने के कारण,
अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर अभी तो हमने पढ़ा कि ये हाई प्रेशर बेल्ट था, ये जो हिंद महासागर है वो लो प्रेशर बेल्ट था, तो ये लो प्रेशर बेल्ट और अब दोबारा आप हाई प्रेशर बेल्ट बता रहे हो, ये कैसे? कंफ्यूज मत होइए, मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये सतही पवने हैं, ये व्यापारिक पवने हैं। निचला हिस्सा है जहां पर हाई प्रेशर बना है और ये ऊपरी हिस्सा है जहां लो प्रेशर बना है। और प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक मानक नहीं है, वो क्या है? सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करता है। इसके सापेक्ष में ये हाई प्रेशर है और इसके सापेक्ष में ये और ज्यादा हाई प्रेशर बेल्ट है। तो सबसे ज्यादा हाई प्रेशर बेल्ट कहां पे बना? पामीर के पठार। इसकी शक्ति की वजह से यहां पर शक्ति मिल रही है जो कि लो प्रेशर बेल्ट है, परंतु इसके कंपैरिजन में अभी भी वो हाई प्रेशर बेल्ट है। इस वजह से हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट में पवनें जाएंगी और हमें ये महसूस होगा, ये हमको देखने मिलता है कि ये जो पवनें जो इधर से यहां आ रही थी 0 डिग्री क्रॉस करने के पश्चात में इस दिशा में बढ़ जाएंगी और यहां पर हमको इस दिशा में पवनों का क्या होता है? मानसूनी पवनों का आगमन देखने को मिलता है। और मानसूनी पवनों को आप अभी स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, इनका जो प्रवेश है भारत में वो कैसा हो रहा है? इनका प्रवेश भारत में दक्षिण पश्चिम की ओर से हो रहा है। इसीलिए हम ये देख पाते हैं कि 1 जून के समीप क्या होता है? भारत में मानसून का प्रवेश होता है। 1 जून के समीप भारत में मानसून का प्रवेश होता है। देखो इसमें +-10 होता रहता है। जैसे 2019 वर्ष में क्या हुआ था? 8 जून को जो है मानसून का प्रवेश हुआ था। इस साल समय पर आ चुका है, 1 जून के करीबन अंडमान निकोबार में पहुंच चुका है। अच्छा, अंडमान निकोबार से एक चीज याद आया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप कोई किताब पढ़ते हो और कोई गाइड वगैरह कुछ ऐसा देखते हो तो वहां पर आपको लिखा रहता है कि भारत में मानसून सबसे पहले केरल में प्रवेश करता है, परंतु आप ध्यान रखना, भारत में मानसून वास्तविकता में उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है। कहां पहुंचता है? भारत में मानसून सबसे पहले पहुंचता है कहां? उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचता है। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि भारत के मुख्य भूभाग में मानसून सबसे पहले कहां पहुंचता है, आप बताओगे केरल में। केरल में आने से पूर्व ही यहां पर मानसून की स्थिति स्पष्ट हो चुकी होती है, अंडमान निकोबार में पहुंच चुका होता है। लेकिन भारत का मुख्य भूभाग की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं क्या? केरल। तो इस तरीके से क्या है, भारत में मानसून लगभग 1 जून से 10 जून के लगभग में प्रवेश कर जाती है और उसके पश्चात में भारत में मानसूनी वर्षा होना चालू। तो आज हमने क्या समझा? आज हमने जो जेट स्ट्रीम परिकल्पना है उसमें हमने जेट स्ट्रीम को भी जाना, जो अभी ऊपर चला गया है, आएगा, वापस आएगा, वेट कीजिए, ठीक है। अभी 15 मार्च से 15 जून तक ये क्या है? ये जो उपोष्ण जेट स्ट्रीम है जो पश्चिमी क्षेत्र से उत्पन्न हुई है वो अभी हिमालय से ऊपर जा चुकी है। लेकिन एक आभासी जेट स्ट्रीम का, अवास्तविक जेट स्ट्रीम का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है, जिसका कारण है ये तिब्बत के पठार का गर्म होना। और ये जो अवास्तविक जेट स्ट्रीम है वो भारतीय मानसून को मजबूत करने में बहुत सहायक है। इसीलिए लिखिएगा एक लाइन, इसीलिए कहा जाता है कि ये जो तिब्बत का पठार है ये भारतीय मानसून का इंजन है। तिब्बत का पठार भारतीय मानसून का इंजन कहलाता है। क्यों? आप देखेंगे कि प्रक्रिया यहीं से ही चालू हुई है। ये गर्म हुआ, हाई प्रेशर बेल्ट बना, लो प्रेशर बेल्ट बना, वायु धाराएं यहां आई, ये क्या बन गया? हाई प्रेशर बेल्ट। और यहां पर ITCZ पहले से निर्मित हो चुका है। इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया को आप ये 2 बार 3 बार जब तक देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि भारत में आखिर वर्षण क्यों, कैसे होती है। तो अब हमने देखा कि ये जो मानसूनी पवनें हैं वो प्रवेश कर गई कहां पर? ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। तो जैसे ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो यहां से हम देखते हैं ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये अब 2 भाग में टूट जाएंगी। एक कहलाएगा अरब सागर शाखा, दूसरी कहलाएगी क्या? बंगाल की खाड़ी शाखा। अर्थात हम पढ़ने वाले हैं 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक के बारे में। और दोस्तों ये जो ड्यूरेशन है अब उसको हम लोग देखेंगे कल। आज के लिए इतना काफी है। कल की क्लास में अब हम लोग 15 जून के पश्चात क्या होता है भारत में उसको लेकर के हम लोग समझेंगे। आज की क्लास के लिए आप लोग प्रॉपर मेरे साथ ही साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलें। जो नोट्स आपको दिया गया है और आपके पास ऐप में जो अवेलेबल है, केवल उसी के भरोसे मत रहिए। जो भी मैं बोल रहा हूं खुद उसको लिखने की कोशिश कीजिए। और बाकियों के कंपैरिजन, बाकी चैप्टर कंपैरिजन में कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको यहां पर लिख कर कभी देता रहूं। मैं खुद लिखने में इतना टाइम इसलिए लगा देता हूं ताकि आप भी उसको मेरे साथ ही साथ क्या करें? नोट करें, है ना। तो जब भी ऐसा कुछ समय मैं दे रहा हूं तो उसका उपयोग करके नोट्स बनाते चलो, है ना। जलवायु वो चैप्टर नहीं है जिसको आप सोफा में लेट करके पढ़ सको।
पढ़ तो लोगे, मजा ले लोगे कि कैसे कैसे हाँ ऐसी ऐसी पानी गिरा, एग्जाम में एक भी नहीं बनने वाला। ठीक है, तो प्री के फैक्ट्स भी मैं जो बता रहा हूं, जो हाईलाइट कर रहा हूं, उसको लिखते चाहिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। फिर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है, इन केस नहीं बनता है, तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। ठीक है, वहां पर आपको प्रश्नों के उत्तर आपके मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।